जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. हाँ जी, हाउ इज योर जोश. हाँ जी, गुड आफ्टरनून जशन, कैसी हो आप. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्लास और योर डेमो क्लास. हाँ जी, so today we are going to start with the orientation or a small introduction of the anthropology. Okay, so first I would like to ask you, what do you understand by the word anthropology? हाँ जी आकाश. Study of human. ठीक है, the first instance what you can get from this word anthropology. Logy means the study, anthro means the human, so it is the study of the human. So when I am saying it is the study of the human, so then क्या आपके माइंड में आ रहा है that किस तरीके की स्टडी करते होंगे रिगार्डिंग द ह्यूमन. सो लाइक देयर एनाटॉमी, देयर स्ट्रक्चर, कि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इससे रिलेटेड हमें लगता है. बट लेट मी टेल यू, दिस इज ओनली द मिथ. वाई? बिकॉज जो ये स्ट्रक्चर की बात करता है, इट इज़ ओनली 24% ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस. जो कंप्लीट सिलेबस की जब हम बात करते हैं, सो वहाँ एंथ्रोपोलॉजी मीन्स व्हाट, ह्यूमन बीइंग का उनके फिजिकल स्ट्रक्चर से आउटर स्टडी. It means a study about their caste system. It means study about their family, their marriages, their relatives, Indian society, the tribal people, how they are living. So वो ये क्या है, एक complete sum up पूरा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करके चलते हैं. So पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. अब आपको क्या लगता है कि एक ऑप्शनल का क्या इम्पोर्टेंस होगा आपके कंप्लीट जो आपका यूपीएससी प्रिपरेशन है उसमें? आपको क्या लगता है ऑप्शनल का क्या इम्पोर्टेंस है? ऑप्शनल हमारा रैंक डिसाइड करता है. ओके, सो 500 मार्क्स ऑप्शनल का रहेगा आपके मेंस में, एंड यू आर सेइंग कि ये हमारा रैंक डिसाइड करता है. ओके, हाँ जी योगेश्वर, व्हाट्स योर टेक ओवर द ऑप्शनल? नहीं, आपको क्या लगता है ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी यूपीएससी जर्नी में? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी, बट आई एम वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है कि ये जो ऑप्शनल है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? लाइक इफ यू आर डिसाइडिंग एनी ऑप्शनल, देन व्हाट शुड बी द लाइक कि आपके माइंड में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? मार्क्स अच्छे दिलाए. ओके, हाँ जी हर्षिता, आपको क्या, गुड आफ्टरनून, आपको क्या लगता है कि ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी यूपीएससी जर्नी में? मार्क्स आपको स्कोर करे. हाँ जी, बट डू यू थिंक हरगोविंद? हाँ जी, या ओके, सो एग्जैक्टली यू आर सेइंग दैट आपका रैंकिंग वहीं से डिसाइड होगा. हाँ जी, सेम ही रहेगा. ओके, हाँ जी जशनदीप, आपको क्या लगता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑप्शनल इन योर यूपीएससी जर्नी? ओके, सो ऑप्शनल का अगर मैं आपको नॉर्मल व्यू दूं, देन ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, द पेपर 1 एंड द पेपर 2. ओके, ये जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, दोनों ही होता है आपका 250 मार्क्स. तो टोटल इसका आता है कितना, 500 मार्क्स. ठीक है, सो अब अगर हम नॉर्मली देखें दैट देयर आर 4 पेपर ऑफ द जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4. अब ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है दैट आप चाहे अपने आप को कितना भी स्ट्रेच क्यों ना कर ले, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बना सकते हैं बाकी कॉम्पिटिटर से जो आपके एस्पिरेंट बैठ रहे हैं. क्यों? क्योंकि जीएस के पेपर में आपका जो मार्जिन रहता है वो मोर और लेस 100 के आसपास ही रहता है. सो आप अगर पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ जीएस पेपर 4 के बारे में ही सोच रहे हैं, देन ऑल्सो आपका जो स्केलिंग रहेगा या जो मार्जिन रहेगा वो सिमिलर ही रहेगा. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर ना आता है, ना ही वहाँ फील होता है.
इस वजह से जीएस पेपर जो होते हैं वो आपके रैंक डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले नहीं कर सकते, बट आई एम सेइंग मेजर रोल। अब जीएस के पेपर की परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी ही चाहिए, तभी आप रैंक बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब आपका रैंक जो है वो 2 डिजिट में रहे, मीन्स कि आपको आपकी जो प्रेफरेंस का जो आपने सोचा हुआ है सर्विस मिल जाए। फॉर दैट आपको कहाँ स्कोर करना होगा? इन योर ऑप्शनल। सो अब पॉइंट आता है क्या? दैट योर ऑप्शनल शुड बी स्कोरिंग। तो ऑप्शनल चूज करने का क्या ये सिर्फ एक ही इंडिकेटर है कि ये स्कोरिंग होना चाहिए? नहीं, और क्या इंडिकेटर हो सकता है? ओवरलैपिंग। वेरी गुड। सो फर्स्ट पॉइंट आ गया है स्कोरिंग, देन आता है क्या? ओवरलैपिंग। ओके, हाँ जी। थर्ड, सिलेबस छोटा होना चाहिए। ओके, शॉर्ट सिलेबस। हाँ जी। देन स्टैटिक कितना है? मीन्स कि बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टैटिक भी नहीं होना चाहिए। वाई स्टैटिक इज गोइंग टू बी बोरिंग एंड डायनामिक इज गोइंग टू बी वेरी अनसर्टेन। ठीक है, सो इट शुड बी बैलेंस। सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं क्या? स्कोरिंग। बट डू यू थिंक कि क्या कैसे आप स्कोर कर सकते हो? यूजुअली मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, दैट आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको स्कोर दिलवा सकती है। सो जितना आंसर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ज़्यादा जो है आपको वो बेनिफिट मिलेगा। पहला पॉइंट हो जाता है ये। अब स्कोरिंग के केस में जो कि आपको बेसिक स्कोर दिलाएगा, बेसिक क्या होता है कि कोई भी बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख रहा होता, हर कोई कम बुरा आंसर लिख रहा होता है। सो देयर आर 10 कॉपीज, उसमें एक कॉपी में आपको कुछ, आप एग्जामिनर को कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो उन्होंने आपको ज़्यादा मार्क्स दे दिए। सो इट्स लाइक कि आपको बहुत अच्छा नहीं है बट पिछले वाले से अच्छा था इसीलिए आपको मिल गया है। सो वो पॉइंट आ जाता है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग आंसर कैसे हो सकता है? स्कोरिंग आंसर तभी हो सकता है जब वहाँ पर आपने प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग एंड पूरा का पूरा मटेरियल, वैल्यू एडिशन मटेरियल, डायग्राम्स जो है डाले हो। और अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूँ, सो एंथ्रोपोलॉजी की जो की पॉइंट या मैं बोलूँ सोल क्या है? दैट इज़ द डायग्राम। एंड पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट सिलेबस ही डायग्रामेटिक फॉर्म में करवाती हूँ। आप कंप्लीट उन डायग्राम्स को, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स को अपना पेपर में डाल सकते हो एंड देन आप इजीली जो है स्कोर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हेडिंग, सब हेडिंग में आपको इतना अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना आएगा दैट आपको बहुत कम से कम लिखना पड़ेगा एंड वहाँ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर लेकर आ सकते हो। वाई? क्योंकि एक क्या है कि आप स्टोरीज लिख रहे हो, आपको पूरा पेज भरना पड़ रहा है। दूसरा, आप हेडिंग, सब हेडिंग से शॉर्ट सेंटेंसेस लिख रहे हो तो आप जो है बेटर स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवरलैपिंग। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है तो यूजुअली बोला जाता है क्या कि आपका टाइम सेव हो जाता है। बट आप पाओगे कि बाकी के जो ऑप्शनल हैं उनका जहाँ ओवरलैपिंग होता है ना, फिर भी जो स्टूडेंट है वो जीएस की क्लास भी ले रहे हैं एंड वो ऑप्शनल की क्लास भी ले रहे हैं। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग का मतलब कि आप अगर ऑप्शनल में टाइम दे रहे हो तो आपको वही टाइम जीएस में नहीं देना पड़ेगा। सो इतने सारे इंस्टेंसेस चलते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑप्शनल ही ओवरलैपिंग है, ये पूरा का पूरा ऑप्शनल ही जीएस का कवर कर रहा है। देन ऑल्सो दो स्टूडेंट्स आर टेकिंग द क्लासेस, तो वहाँ इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है ओवरलैपिंग की? We were talking about the overlapping of the subject. So overlapping subject का मतलब ये है कि अगर आप उसको अपने ऑप्शनल में कर रहे हो तो वही टाइम आपको अपने जीएस में ना देना पड़े। तो आप देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में वो कहाँ फिट बैठता है, कहाँ सही है। नेक्स्ट आपका मेजर होता है शॉर्ट सिलेबस। शॉर्ट सिलेबस है तो आप जल्दी उस सिलेबस को ख़त्म कर देते हो, तो आपके लिए बेटर क्या होता है कि आप उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा कर सकते हो। एंड और क्या बेटर होता है दैट कि आप अपने उस टाइम को जो कि आप अपने ऑप्शनल में ही घिस रहे हो उसको आप अपना जीएस में डाल सकते हो, प्रीलिम में डाल सकते हो एंड आप प्रीलिम में जो है मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट होता है दैट बैलेंस। बैलेंस मीन्स कि ना तो वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो दैट वो बोरिंग बन जाए, ना ही वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो कि आपको चिंता रहे कि अभी मैं इसमें अभी ये आएगा, ये लो आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, अब वहाँ गए हैं तो वो रिलेशन देखना है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, अब ये मैंने आपको दिए हैं क्या 4 मेजर्स, जिन पर अब आप अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे कि एंथ्रोपोलॉजी कहाँ आपको एज दे सकता है बाकी के ऑप्शनल से। सो आप स्कोरिंग में देखना, आप ओवरलैपिंग में देखना, देन सिलेबस में देखना एंड देन बैलेंस देखना कि ये ओवरलैपिंग लाइक डायनेमिक है या स्टैटिक है। फाइन। सो अब मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन का। अभी तक हमारा क्या चल रहा था? बेसिक।
तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हर एस्पिरेंट की पहली पसंद क्या रहता है, हर एस्पिरेंट की पहली पसंद रहता है एंथ्रोपोलॉजी। क्यों रहता है, वाई? आप देख सकते हो कि मार्क्स जो है ऐसे आते हैं आपके। अब अगर कोई, देखिए ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल एफर्ट नहीं करोगे, अगर आपने एफर्ट डाला तो कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको एज मिलेगा। वाई? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का जो अप्रोच है आंसर राइटिंग का, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन, देन हेडिंग, सब हेडिंग एंड उसमें डायग्राम एंड देन कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, यही अप्रोच काम आती है आपके जीएस पेपर 3 में। इस जीएस पेपर 3 में आपको जो मोस्टली सब्जेक्ट जो देखने को मिलते हैं वो ऐसे ही कि आपको स्कोरिंग, वहाँ से आप जो है स्कोर निकाल सको। यहाँ आप देखोगे कि जो शुभम कुमार एयर 1 2020 में रहा था, मार्क्स रहे हैं 320 एंड ये उनका एक मेजर आप बोल सकते हो कि एक रैंक लाने में जिन्होंने इनको साथ दिया था। उसके बाद लक्ष्मी नागप्पन एयर 45 2018 में, इनका तो क्या बोला जाता है, अब इनका मैं अगर आपको स्टोरी बताऊं ना, तो प्रीलिम से पहले, उससे पहले इनका जो सब्जेक्ट था इट वाज सोशियोलॉजी, देन शी शिफ्टेड टू दी एंथ्रोपोलॉजी, वो भी इन्होंने अपने इसी 2018 के अटेम्प्ट में इन्होंने किया था एंथ्रोपोलॉजी में शिफ्ट। और वो भी कैसे रहा था कि पेपर 1 मतलब प्रीलिम से पहले ये सिर्फ पेपर 1 ही कंप्लीट कर पाई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत एंड में लाइक दिसंबर के आसपास, जब इनका आने वाला है उसके आसपास इन्होंने सोचा था कि अभी मुझे चेंज करना है, इस वजह से प्रीलिम पे भी फोकस करना था। देन इनका सिर्फ पेपर 1 का सिलेबस इन्होंने कवर किया बिफोर द प्रीलिम, देन वो प्रीलिम का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। देन इन्होंने पेपर 2 जो है वो अपना प्रीलिम के बाद किया एंड ये फर्स्ट टाइम इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था, फर्स्ट टाइम। और आप ये देखिए कितना रिस्की है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये रिस्क आपको करना है, बट यू कैन से कि अगर आप सही वे से प्रिपरेशन करो और सही तरीके से आप जाओ तो इनका जो हाईएस्ट मार्क्स रहा है दैट इज 362, अभी तक किसी का नहीं आया है। लास्ट बैच को भी मैंने यही टारगेट दिया था कि आपको 363 लेके आने हैं एंड इस बैच को भी मैं यही टारगेट दूंगी कि 363 लेके आने हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। नेक्स्ट आप पाओगे अक्षय जैन, जो इनका रैंक 2 रहा है, इन्होंने अपना बुक भी निकाला है एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड, जिसमें इन्होंने आंसर एंड क्वेश्चंस जो हैं वो सब डाले हुए हैं। अब मैं वो बुक सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कब, जब उनका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, देन मैं सॉफ्ट कॉपी उसका दे देती हूँ सो दैट कि तब आप जो है अप्रोच बना पाओ। एकदम से फर्स्ट इंस्टेंस में आप वो नहीं कर सकते हो। वाई? क्योंकि फिर माइंड आपका ना सिर्फ उसी तरीके से जाने लगता है, तो आप सही से ना आंसर और अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते हो। देन आयुष सिन्हा जो है एयर 7 रहा है 350 318 339, तो आप देख सकते हो कि 300 प्लस जो है मार्क्स रहा है एंड इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसके साथ ही अनुदीप दुरिशेट्टी जी एयर 1 रहा था इनका 318 2017 में। आज तक के मेंस में जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा रहे हैं वो अनुदीप दुरिशेट्टी जी ही रहे हैं। इन्होंने भी अपना बुक निकाला है दैट कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, एंड उसमें भी इन्होंने यही बोला था दैट एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में द काइंड ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेज एंड द काइंड ऑफ पॉइंट बेस्ड जो मैं बना के लिखता था, उसी अप्रोच के बेसिस पे अब बाकी सब जो है सजेस्ट करते हैं दैट हाउ यू शुड राइट द आंसर, सो वो किस तरीके से लिखना चाहिए, तो वो भी इन्होंने देखा था। अब आप देख सकते हो कि मार्क्स जो हैं वो किस तरीके से 300 प्लस जो है रहा है। अगर बाकी सब सब्जेक्ट का कंपैरिजन करें एंड नॉर्मली देखें तो ये पाया जाता है दैट, एंड ये मैं ऐसे ही प्लेन नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद बोल रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हो, आप एवरेज हो, तो भी आराम से 260 के रेंज में जो है आपके मार्क्स आ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। क्योंकि वाई? पहली बात तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कि इसमें मुझे क्या लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1 लाइन के एंड उसी तरीके से आप जो है उसी सिलेबस में से आप पूरा का पूरा जो है अपना बना सकते हो। अब इनका जो है मैंने स्टोरी आपको बता ही दिया है। अब आप देख लीजिए कि जो रैंक जो है उसके बेसिस पे किस तरीके से जो है पहली पसंद रहता है क्या, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि सिलेबस क्या है एंथ्रोपोलॉजी का। पहला मैंने आपको बता दिया स्कोरिंग, कि स्कोरिंग के बेसिस पे। अब सेकंड हमारा पॉइंट क्या था, ओवरलैपिंग, सो हम वो भी देखने वाले हैं एंड पूरा का पूरा सिलेबस का जो है आउटलुक हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब ये मैं बात कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 की, देन हम यहाँ बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 की। ठीक है, कंप्लीट हम सिलेबस थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। अब
पहले मैं आपको ओवरऑल देती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं। सो पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस को वी कैन डिवाइड इनटू 5 पार्ट। हम 5 पार्ट में उसको डिवाइड करके चल सकते हैं। वो 5 पार्ट क्या क्या है? पहला सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, देन इंडियन आर्कियोलॉजी एंड देन द ट्राइबल इंडिया। सो ये 5 पोर्शन आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। सो इट्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। वाई? क्योंकि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। आपने पूरा 1 मंथ तक एक पूरा हेड को किया है, नेक्स्ट एकदम से सडन चेंज हो जाने वाला है, आपकी अप्रोच भी चेंज हो जाने वाली है। देन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा दैट यू आर स्टडिंग 5 डिफरेंट हेड अंडर वन सब्जेक्ट। तो वो पूरा प्लेन नहीं होता कि एक ही बोरिंग चीज़ जो है चली आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की। तो पूरा का पूरा कंप्लीट अगर सिलेबस है, मैंने उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम लेकर चलते हैं क्या 100%, सो आउट ऑफ दैट 100% जो हमारा सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, इट इज़ 33% ऑफ द सिलेबस। कि ये क्या है? 33% है कंप्लीट सिलेबस का। देन उसके बाद आता है क्या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। वो क्या है? वो है 24% ऑफ द होल सिलेबस। एंड देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल इंडिया, वो आपका बनता है 19% एंड 19%। एंड 5% के आसपास आपका बनता है इंडियन आर्कियोलॉजी। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंप्लीट सिलेबस कि किस तरीके से हम उसका डिवीजन लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट सिलेबस को हम इन्हीं हेड में डिवाइड करके एक मैं जर्नल आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि पूरा का पूरा किस तरीके से होने वाला है। देख लिया आपने सोशो कल्चरल, फिजिकल एंड देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल इंडियन, इंडियन आर्कियोलॉजी। फाइन। अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 से। सो फर्स्ट जो 3 यूनिट है हमारे 1.1, 1.2, 1.3, ये आती है आपकी सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, जिसमें कि बेसिक चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी की, नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट इंट्रोडक्शन है एंथ्रोपोलॉजी का कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, ये कहाँ से आया है, किस तरीके की यूनिट से, तो वो जनरल इंट्रोडक्शन रहने वाला है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2.1 से यूनिट 7 तक एंड 1 मोर यूनिट नेक्स्ट में दिखाऊंगी कि यूनिट 8 आती है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आती है आपकी सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। अब उसमें देख लीजिए, बहुत ही स्मॉल से सिंपल से सब आपको दिखाई दे रहे हैं। कल्चर, सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप मीन्स रिलेटिव्स। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रहेगा, आपका ओवरलैपिंग रहता है जीएस पेपर 3 से। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते थे, हिस्ट्री हम बेसिक करने वाले हैं उनकी। नेक्स्ट आता है क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आता है आपके जीएस पेपर 2 से, जो कि है आपका पॉलिटी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है रिलीजन। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस क्या है कि इतना बड़ा बड़ा लाइक पूरा यूनिट में बोल रही हूँ, तो ये बेसिक हर एक यूनिट लेके चलती है। एक यूनिट आपकी दो क्लासेस में, या तो ज़्यादा बड़ी है तो 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाती है। एंड वो हर यूनिट के लिए मैं आपको अलग से प्रिंटेड नोट्स देती हूँ एंड उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाती हूँ, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और वो रिवीजन जल्दी हो जाए तो आप जो है अपने माइंड से ही चीज़ों को याद रख के बना के लिख सकते हो। सो नेक्स्ट आ जाती है आपका रिलीजन। सो रिलीजन के बारे में हम देखने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। सो जो अगर आपको लगे कि कोई बोरिंग चीज़ है या कुछ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट है, यूनिट 6। मैं खुद भी बोलती हूँ यूनिट 6 इज़ बोरिंग। अब ये जो यूनिट 6 है, इसका भी मैंने करवाने का इंटरेस्टिंग वे जो है बना दिया है, उसको भी मैं कंप्लीट जो है, इसमें क्या आता है, इसमें 10 थ्योरीज आती हैं। ठीक है, एक उसमें तो दो थ्योरी करवा के 5 मतलब बेसिक क्या है, और उसके साथ साथ मैं खुद हैंड रिटन नोट्स देती हूँ ताकि बच्चों की बोरियत को कम कर सकूँ। तो सिर्फ इस यूनिट के मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स देती हूँ। ठीक है, बाकी मैं हैंड रिटन नोट्स आपसे ही बनवाती हूँ। उसके बाद हम कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखिए आपने बहुत पहले भी किया होगा, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उससे बाहर ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 8। ये एक बचता है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। सिर्फ ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एंड अगर किसी में टाइम लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ही लगता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट सबसे बड़ी है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो आपको 1.4, 5, 6, 7 जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये यूनिट जो है आपकी आती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से।
अब जो एक मिथ बना हुआ है एंथ्रोपोलॉजी का, जब भी एंथ्रोपोलॉजी वर्ड आता है तो क्या दिखाने लगते हैं, वो दिखाने लगते हैं एप्स, मंकी, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि उनका आपको पूरा का पूरा मंकी के बारे में पढ़ना है, ओरेंगटन के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये वाला यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट, ओनली दिस सिंगल यूनिट जो है ये आपका है रिलेटेड टू दोज, कि उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और उस यूनिट का भी क्या, 1 क्वेश्चन। तो 1 क्वेश्चन की वजह से आप पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ही अगर उसी में मोड़ देते हो कि क्या आपको तो मंकीज के बारे में पढ़ना है, तो वो गलत होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो आपका 9.1 से लेकर यहाँ तक का पोर्शन आता है, दैट इज आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए बेसिक बोल देते हैं दैट कि वी नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ द बायो, और हम साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, हमारा ये सब कुछ उस तरीके से होना चाहिए। तो वहाँ पर भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज ये जो आपका साइंस है ये बेसिक साइंस है जो कि आपका 10th तक का है। मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में बताइए कि क्या आपने पीज वाला थ्योरी नहीं किया है, पीज वाला थ्योरी जिसमें हम देखते थे कि डोमिनेंट कौन सा फैक्टर रहेगा, रिसेसिव कौन सा फैक्टर रहेगा, तो ये वो यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल एबिरेशन, कि क्रोमोसोम डीएनए से रिलेटेड ये आपकी यूनिट है। देन आपका आता है रेस, तो रेस में नॉर्मल जो है, यहाँ पर कोई साइंस नहीं होगी, ये नॉर्मल रेस के बारे में जो है, रेसिज्म के बारे में बेसिक जो है, सो वो व्यू एक हमारा देने वाला है। नेक्स्ट आता है क्या पॉपुलेशन वेरिएशन कैसे रहता है जेनेटिक मार्कर के तौर पर। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सेम वही रहेगा जो आपने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आप जीएस पेपर 3 में करते हो, वही वाला आपका रहने वाला है। एपिडेमियोलॉजिकल में आप क्या करने वाले हो, नॉर्मल डिजीज करने वाले हो, ठीक है। डिजीज भी वो नहीं है जो आपको प्रीलिम में करनी पड़ती है, उससे इजी फॉर्म में रहेगा। ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उससे रिलेटेड रहेगा। एक रहेगा ये मिनाक एंड मेनोपॉज से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिकल थ्योरीज जो हैं वो क्या रहने वाली है, बहुत ही छोटी और सिंपल यूनिट है ये। बायोलॉजिकल एंड सोशल इकोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू द फर्टिलिटी एंड एप्लीकेशन क्या रहती है एंथ्रोपोलॉजी की। सो आप पाओगे कि कोई आपको वो बायो वाले थिंग जो है नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही करने की ज़रूरत है। ये आपका बेसिक प्लेन सिलेबस है। ये जो यहाँ से यूनिट आपको देखने को मिलेगी 9.7 से, ये तो कंप्लीट आपकी रहने वाली है प्लेन जो है, जिसमें कि आपको सिर्फ नॉर्मल पढ़ना है और उसको जो है अप्लाई कर देना है। जहाँ समझने की चीज़ें रहेंगी वो मैं मानती हूँ 9.2 में रहेगा, 3 में रहेगा, 4 एंड 5 भी आपका प्लेन ही रहेगा, 6 में रहेगा, ठीक है। सो ये आपका जो है बेसिक होने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2। पेपर 2 के बारे में तो क्या ही कहूँ, पेपर 2 इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मतलब सिलेबस का पार्ट है। पेपर 2 में जो फर्स्ट 3 यूनिट देखेंगे ये आप पाएंगे, ये आपकी आती है इंडियन आर्कोलॉजी में, जो हमने 5% पोर्शन बोला था ना, उसमें ये देख लीजिए। इसका कंप्लीट ओवरलैपिंग रहेगा आपका एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर के साथ। तो वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सब जो चीज़ें आपने करी थी वही सेम होने वाली है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिट 2 यूनिट 5। अब इसमें आप पाओगे कि आपका इंडियन सोसाइटी जो कि आपकी आती है जीएस पेपर 1 में, एंड उसके साथ साथ वल्नरेबल सेक्शन आता है इन द जीएस पेपर 2। तो वहाँ ट्राइबल आते हैं, वहाँ नॉर्मल जो है लाइक फीमेल आती है, तो ये सब चीज़ें आती हैं, वहाँ आपका ओवरलैपिंग रहने वाला है इस यूनिट के साथ। सो दिस इज बेसिकली द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। मोस्ट स्कोरिंग है एंड कंप्लीट ओवरलैपिंग रहेगा। अब ओवरलैपिंग से मेरा मतलब सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, जब मैंने यूजुअली बोलते हैं एंथ्रो का किसी से ओवरलैपिंग नहीं रहता, बट मैं हमेशा बोलती कि साइंस के साथ है, इसका सोसाइटी के साथ है। अब लास्ट बैच में मैंने ऐसे ही बोला, बच्चों ने मान तो लिया, वाई बिकॉज बच्चों का ट्रस्ट रहता है टीचर के ऊपर, बट अदर यूज टू से कि नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है। बट देन इंडियन सोसाइटी की क्लासेस हुई एंड दो स्टूडेंट दे टेक द फर्स्ट क्लास, उन्होंने फर्स्ट क्लास ली, मैम ने उनको मीन्स दूसरे टीचर ने उनको बताया कि ये हम कवर करने वाले हैं। देन उन्होंने चलो सोचा कोई बात नहीं, उन्होंने सेकंड क्लास ली। देन दे सेड पूरा नोट्स देख के कि मैम कंप्लीट हमारा हो चुका है, एंड उससे बेटर हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आप थोड़ा एक लेयर नीचे जाते हो। देन मैं आपको बोल सकती हूँ जितना उनका इंडियन सोसाइटी का क्लासेस रहा था 2.5 घंटे का, वो स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट उनका हो गया था।
सो वो जो मैं बोलती थी वो प्रैक्टिकली दिख गया, सो उससे उनका वो टाइम सेव हो गया। सो जो मैं बोलती हूँ कि ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं कि मिलता है, मीन्स कि आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो वहाँ जो है उनको फील हो गया। सो दिस इज़ बेसिकली। अब इसमें आप देखिए इम्पैक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म जैनिज़्म, ये आपका कंप्लीट जो आर्ट एंड कल्चर में आएगा बुद्धिज़्म जैनिज़्म, वहाँ आप जो है इसका रोल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोर्शन आ जाता है ट्राइबल इंडिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ ट्राइबल इंडिया। 6.1 से 9.3 जो है ये आपका कंप्लीट जो है, इवन देखेंगे आप पाएंगे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ये भी आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। सो कंप्लीट जो है ये आपका ट्राइबल इंडिया रहने वाला है। अब ट्राइबल इंडिया हम थोड़ा डीप में जाके करते हैं बिकॉज ऑप्शनल होता है, तो वो आपको प्रीलिम में जो है बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम का जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एंड उसके साथ साथ जो हमारा यूपीएससी है उनका जो प्रीलिम है वो साथ में होता है। इस वजह से आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है उसका वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है, जो साइंस का एंड इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है। तो अगर आपने ट्राइब्स जो हैं ये डीप से किया है तो ये किसी और के सिलेबस में नहीं कवर होता है, तो प्रीलिम में आपको 2 to 3 क्वेश्चन का एज मिल जाएगा। 2 to 3 क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है? इट मीन्स कि आपके अगर 3 के हिसाब से देखें तो 6, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो रही है तो आपको और से जो है 7 to 8 मार्क्स का जो है एज मिल जाएगा, और 7 to 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वही वाला चीज़ है कि आपको अब अपना अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरीके से कैसे आपको जो है लाइक सूटेबल रहता है। अभी अगर हम बात करें इसका ओवरलैपिंग का, तो वो आपने देख ही लिया है कि इसमें ओवरलैपिंग रहती है। लाइक जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर, वो आपने खुद ही सिलेबस में देख लिया। सोशल जस्टिस पार्ट जो कि जीएस पेपर 2 का है, ट्राइबल आता है, वल्नरेबल सेक्शन, हम इसमें फैमिलीज़ के जॉइंट फैमिली की वजह से फीमेल के ऊपर क्या होता है असर, लिव इन रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है, तो वो सभी हम देखते हैं। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के साथ आता है, जनरल साइंस आपने देख लिया। जीएस पेपर 4 एथिक्स के साथ आता है। वाई? बिकॉज एथिक्स में भी रीजनलिज्म, कम्युनिज्म एंड इवन केस स्टडीज़ जो हैं, केस स्टडीज़ का हम केस स्टडीज़ करते हैं बेसिकली इनमें, तो अप्रोच आपका जो है बेटर हो जाता है। प्रीलिम में एंशिएंट हिस्ट्री में, पॉलिटी में, बायोटेक में जो है इसका जो है रोल रहता है। सो ये आपका जो है ओवरलैपिंग हो गया। अब उसके बाद हमने जो इसका बेसिक हम देखना चाहते हैं कि मिथ क्या बोलते हैं। ये बोला जाता है कि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट, आपने देखा साइंस कितना पोर्शन है, ओनली 24%, वो भी कैसा है, प्लेन है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, आप जब करोगे भी तब भी आप पाओगे कि ये प्लेन है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड है, फैक्चुअल सब्जेक्ट है। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, फैक्चुअल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप अपने सराउंडिंग्स के साथ आप जो है इसको रिलेट करके देख सकते हो। एंड उससे भी बेटर एक और चीज़ मैं बताऊं, दैट मैं इंटरेस्टिंग वे से करवाती हूँ, मैं पिक्चर्स लेके आती हूँ, पिक्टोरल आपकी मेमोरी बनवाती हूँ, एंड उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनवाती हूँ। तो क्लास में ही आप जो है उसी जगह पे पहुँच जाते हो, आप इमेजिनेशन में चले जाते हो, आप इमेजिन करने लग जाते हो कि वहाँ किस तरीके से होता होगा, हम भी वहीं होंगे एंड उसी तरीके से हम चल रहे होंगे। नेक्स्ट ओवरलैपिंग नहीं है, वो आपने देख लिया। डिफ़िकल्ट है टू फेच द मार्क्स, सो मार्क्स का तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, 362 हाईएस्ट मार्क्स रहा है, कहीं पे भी नहीं रहा है, तो वो तो जो है आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होगी आपके लिए, सिलेबस शॉर्ट है तो आप जल्दी ख़त्म कर लोगे। अभी आप पाओगे कि जिन्होंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था वो बच्चे आराम से प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत पहले से ही मैंने उनका सिलेबस कवर करवा के छोड़ दिया था। नेक्स्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल स्टैटिक सब्जेक्ट, यूजुअली बोला जाता है कि डायनामिक हो गया तो अदरवाइज हो जाएगा। वाई? क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी है, तो आपको कंसर्न रहना पड़ेगा कि आसपास जो है न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं एक टेलीग्राम जो है ग्रुप बनाती हूँ, जो भी स्टूडेंट होते हैं एंथ्रोपोलॉजी के उनका हर हेड का एक ग्रुप बनता है, एंड उस ग्रुप में जो भी अगर आसपास के कोई कुछ रिसेंट में कुछ हुआ है, कोई एग्जाम्पल, तो वो मैं वहाँ डाल देती हूँ, एंड देन मैं नोट्स में भी उनको इंक्लूड करवा देती हूँ, तो वो आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, बड़ा ही डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ने वाले हो। जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की टेंशन ही नहीं होती है। आंसर राइटिंग पैटर्न जो है बहुत क्रिएटिव है, वो आप खुद ही, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख लोगे। आप इसमें बहुत
इजीली डायग्राम्स का, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 3.5 मंथ, ठीक है। 3.5 मंथ में कंप्लीट आपका सिलेबस जो है मैं आप कवर करवा दूँगी। अब क्या क्या आपको मिलने वाला है, आपको मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स, जो भी यूनिट होगी उस यूनिट का एक दिन पहले ही प्रिंटेड नोट्स जो है मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। अब क्लास में उस यूनिट को हम पढ़ेंगे तो क्लास में आपको अलग से नोटबुक बनानी होगी, एंड नोटबुक के साथ आई यूज टू सजेस्ट कि कलरफुल पेन आप यूज़ करिए, उससे बहुत अच्छी मेमोरी बनती है। तो वो मैं डिक्टेटेड नोट्स बनवाती हूँ क्लास में, शॉर्ट नोट्स, जिससे आपकी इजीली रिवीजन भी हो सके। उसके बाद जो है मैं वैल्यू एडिशन मटेरियल देती हूँ। ये हमारा कैसे होता है, ये हमारा होता है टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। टेलीग्राम ग्रुप बनाती हूँ मैं, एंड ग्रुप में सभी बच्चे ऐड होते हैं, एंड वहाँ पर मैं वैल्यू एडिशन मटेरियल डालती रहती हूँ, एंड देन नोट्स में ऐड करने को बोलती हूँ। PYQ का क्या है, बेसिक आपको मॉडल आंसर मिलेगा। अब जो भी आपका यूनिट में दूंगी उसमें आपको जो है लाइक यू कैन से कि 25-26 ईयर के जो है आपको जो PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे के सारे मैं इंक्लूड करके देती हूँ। एंड देन जो मैं नोट्स आपको देती हूँ, नोट्स आपको बिल्कुल आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देती हूँ। मीन्स नोट्स में ही मैं एक जेनरिक इंट्रोडक्शन बना के देती हूँ, जेनरिक एक कंक्लूजन बना के देती हूँ, हेडिंग्स बना के देती हूँ। मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट वो वहीं पे सेटअप कर देना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर, बस आपको अप्लाई करना है अपने माइंड को। डायग्राम मैं बनवाती हूँ तो पूरा का पूरा आपको आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है। अब उसमें एक और, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है तो मैं मॉडल आंसर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो है वो अवेलेबल करवाती हूँ, वो भी मैं पूरा कंप्लीट दे देती हूँ। आपके 5 सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं। 5 सेक्शन हमने अभी देखे थे, दैट 5 सेक्शन है, तो एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, उसका एक सेक्शनल टेस्ट आपका हो जाता है। उसके साथ साथ आपका जो है क्लास में ही डेली आंसर राइटिंग होता है, जिससे कि आप स्किप नहीं कर सकते, जिससे कि आपकी जो आंसर राइटिंग एबिलिटी है वो बिल्ड हो जाती है। एंड उसमें जो मैं डेली बेसिस पे फीडबैक देती हूँ, 1-to-1 फीडबैक रहता है। उसके साथ साथ आपको इसी बैच में इंक्लूड मिलेंगे 4 जो है फुल लेंथ टेस्ट, कि एक बारी कंप्लीट सिलेबस हो जाए, जैसे ही आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके बेसिस पे जो है मैं आपके फुल लेंथ जो है टेस्ट लेना प्रेफर करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड रिगार्डिंग दिस ऑप्शनल। अब मुझे बता दीजिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आपके कोई दुख दर्द हो, कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग। अब मैं एक आउटलुक आपको दे देती हूँ कि किस तरीके से हमारा नोट्स रहते हैं। यूनिट 1.1 आपने देखा था, पेपर 1 की यूनिट 1.1 है, मीनिंग है, स्कोप है, डेवलपमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी। मैंने बोला था नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी का जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट यू कैन से मैं नोट्स कैसे बना के देती हूँ, इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग अलग से दिया है, देन आई हैड प्रोवाइडेड सम वैल्यू एडिशन मटेरियल, ठीक है। यू कैन से पिक्टोरल जो है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एंड इस तरीके से देन एंथ्रोपोलॉजी का 1 2 3 4 करके देन देयर डेफिनेशन। सो इस तरीके से जो है आपका बेसिक जो है ये होने वाला है। उसके साथ साथ मैं डायग्राम्स बनवाती हूँ। सो आपको एक बार अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो कंप्लीट मीन्स जीरो माइंड के साथ आप बैठ सकते हो, एंड देन पूरा का पूरा टेंशन मेरे ऊपर छोड़ देना है। मैं आपको कंप्लीट एक ऑप्शनल आप ऐसे लेके जाओगे जब जिस दिन आपका कंप्लीट होगा पैक करके कि हाँ हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड है with answer writing, with the structured answer, with everything. So what you need to do is, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। जितना मैं दूं डेली, मैं कंप्लीट याद करवा के भेजती हूँ क्लास में से ही। सो आपको जितना मैं होमवर्क दूं उतना आप डेली करके लेके आएँ, डेली आप याद करें, डेली आप आंसर लिखें। सो मेरे को सिर्फ आपसे यही चाहिए और इसके अलावा नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। सो वो अगर आप दे सकते हैं देन यू शुड चूज दिस ऑप्शनल। वाई? क्योंकि इसमें एक तो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, दूसरा आपको आंसर राइटिंग कंप्लीट होगी, एंड आपको एज मिल जाएगा बाकी। वाई? बिकॉज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इट इज़, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए आपका कोई डाउट हो, आपके मन में कोई शंका हो, दीज एंड दैट। ओके, एंड आंसर वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लाइक
ये हर यूनिट में मैं क्वेश्चन दूंगी ना, देन उनका मैं बता देती हूँ कि ये इसका आंसर बनेगा, ये बनेगा, एंड वो आपके ऊपर भी छोड़ती हूँ कि आप बताओगे कि मैम ये बन गया है, मेरे से ये नहीं बना है, आप मेरे को बना के दो। सो वो इस तरीके से होता है, प्लेन क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल प्लेन। बहुत पहले, उसके बाद 2018 के बाद नहीं आया है। सो हम बेसिकली 2018, 19, 20, 21, 22, सो वो उसके बेसिस पे हम देखते हैं। नॉट सेक्शनल, यूनिट वाइज, सो एवरी यूनिट, एंड देन उन यूनिट्स के पीछे जो है क्वेश्चन देती हूँ। अगर आपके पास नोट्स पड़े हो तो पुराने दिखा दो इनको, नहीं इसके नहीं, आप इनको दिखाओ पुराने कंप्लीट अगर नोट्स पड़े हो तो। ये हाँ, डिक्टेटेड नोट्स का तो क्या करेंगे, प्रिंटेड नोट्स, नहीं इसके नहीं, हाँ दूसरे वाले के। ओके, सजेशन आई वुड सजेस्ट यू, हाँ ये दिखा दो। हाँ जी जशन, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अभी से कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ना फिर आप रिवीजन कर सकते हो और कम्प्लीटली प्रीलिम के ऊपर जो है अपना फोकस डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑप्शनल में अभी आपका 2 घंटा क्लास में जाएगा, देन क्लास में जाने के बाद फिर आपको घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो सपोज़ करो अभी आप स्टार्ट कर रही हो, तो अभी आपका अप्रोक्स लगा लीजिए कि अभी चल रहा है हमारा मार्च, तो अप्रैल मई जून, सो जुलाई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। देन आप जुलाई के बाद अपना बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हो, डेली बेसिस पे एक आंसर लिख के, एंड देन प्रीलिम के ऊपर कम्प्लीटली फोकस कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी आपको कर लेना चाहिए एनरोल। आपको कोई और डाउट हो जशन मेरे को बताइए। बस देखिए आपको कंप्लीट डेडिकेटेड रहना होगा, बाकी कोई टेंशन आपको है ही नहीं। या हर यूनिट का अलग अलग मिलता है। दो ही, हाँ तो मैं बीमार पड़ गई थी ना, तो 2 काफ़ी है। ओके, सो अनिल आप एक काम करो, मेरी ना टेलीग्राम आईडी आप लिख दीजिए। जशन आप मेरे को एक बार टेलीग्राम पे कनेक्ट करना, मैं वहाँ आपसे अच्छे से बात करती हूँ। फाइन, अभी अनिल लिख देंगे यहाँ चैट में, तो आप मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पर, ठीक है। ओके, सो चलिए अब इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो वही होता है ना कि अगर आप किसी के घर गए हो तो आप मेहमान कितनी देर तक रहते हो, 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज़्यादा तो मेहमान नवाजी नहीं होती ना। फिर बोलते हैं कि अरे अपने बर्तन तो लेके जाओ किचन तक, तो वही वाला सीन होने वाला है। हो गया आपका इंट्रोडक्शन अभी, सो वही मैं बोलूँगी, चलिए नोट्स तो बनाओ। तो हम अभी देख लीजिए पेपर 2, एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2। पेपर 2 का हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द यूनिट 2, ठीक है। सो हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हम यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ओके,
अरे अनिल ये थोड़ी है, इससे तो नहीं मिलेगा, एक सेकेंड। हाँ जी जशन, ये जो अभी मैंने यहाँ टाइप किया है सर्च बार में, ये टाइप करना आपको मिल जाएगा, ठीक है। Okay, so we are going to start with the unit 2 Indian anthropology, the demographic profile of India. Okay, so Indian anthropology के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला था अलग से आप नोटबुक लगाएंगे, हर यूनिट के बाद आपको 2 पेजेस खाली छोड़ना होता है ताकि हम विद द पैसेज ऑफ द टाइम कोई वैल्यू एडिशन जो है उसमें कर सकें। एंड ये जो यूनिट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इसका मैं नॉर्मल आपको ओवरलैपिंग बता देती हूँ। आपका जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ कंप्लीट ओवरलैपिंग है इस यूनिट का डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिक क्या बोला जाता है रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी मीन्स अ स्टैटिस्टिकल स्टडी। सो डेमोग्राफिक में हम बेसिक क्या करते हैं, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं of the human population. So by the word demography we mean a statistical study of human population. It means कि अगर हम इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखें, सो प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, प्रोफाइल इज अ काइंड ऑफ आउटलुक, इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सो उस इंट्रोडक्शन के बेसिस पर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू द स्टडी। सो व्हेन वी आर सेइंग द डेमोग्राफिक, ग्राफिक मीन्स दैट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस प्रोफाइल इनटू अ फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। सो एक डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में हम फॉर्म करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करेंगे दैट हाउ मच पॉपुलेशन इज देयर, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। सो आप बेसिक लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए आप, हेडिंग आपने बना दिया होगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, देन लिखिए डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, of human population. It helps in examining the size, structure and movement of population over space and time. Over space and time. So over the space and the time and on the basis of that हम एक statistical study करते हैं। So अब बेसिक हमें क्या करना है, हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। बट इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए हमें नॉर्मली देखना होगा कि अगर एक पूरे वर्ल्ड में या किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन है तो वो कैसे या किस फॉर्म में रेज होती है, मीन्स ट्रांजिशन कैसे होता है। अभी अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो इंडिया में इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 this is considered as the working population. Why? Because age you can say कि young population है, so this is considered as the young population and this young population is called as the working population. And जो अभी मैंने term use करी थी that is being used by our honorable prime minister, demographic dividend. Why? Because if we have more person who are independent देन बर्डन फैमिली में कम होता है। सपोज करिए अगर आपकी फैमिली में देर आर 5 पर्सन एंड आउट ऑफ दोज 5 पर्सन 4 पर्सन दे आर अर्निंग, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी हाई। बट इफ देर आर ओनली 1 पर्सन हु इज अर्निंग एंड अदर 4 दे आर डिपेंडेंट अपॉन हिम, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग या बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लो होगा।
सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बेसिक बोल सकते हैं। इंडिया की अगर बात करूँ, सो इंडिया में ये जो पोर्शन है इट इज़ 62, जो बेसिक हम बोलते हैं दैट 62.4% पॉपुलेशन जो है वो आती है इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59, इतना। सो यू कैन से कि हमारा मेजर पॉपुलेशन क्या है, हमारा मेजर पॉपुलेशन यंग है। अब क्या हमारा मेजर पॉपुलेशन हमेशा से यंग रहा था? नहीं ना। सो इट मीन्स पॉपुलेशन जो है ट्रांजिशन आता रहता है। अगर आज के टाइम पीरियड में वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन, इट मीन्स कि जब ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी। सो एस्टिमेशन लगाए जाते हैं, सम यूज टू से बाय 2036, सम यूज टू से बाय 2047 हमारा जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगा ओल्ड पॉपुलेशन। सो देन क्या आ जाएगा, फिर से ट्रांजिशन आ जाएगा। सो व्हेन वी नीड टू स्टडी द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, सो हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो हेडिंग बना लीजिए नेक्स्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हेडिंग बना लीजिए नेक्स्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओके, अगेन स्टक, भैया फिर से स्टक हो गई है। हो गया? ओके, सो जो अभी मैंने बता दिया था उसके बाद मैंने यही बोला था दैट हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हम देखने वाले हैं इसमें। सो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन बनाएंगे डेमोग्राफिक कि वो जो है बेसिक किस तरीके से रहता है। पहले आप देख लीजिए, अभी बनाने की कोशिश मत करिएगा। सो अब अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो आपको ये डायग्राम बना देना है कितना, 40% ऑफ द पेज के स्पेस पर, ठीक है। सो इसमें हम बेसिक क्या करते हैं, हम देखते हैं ट्रांजिशन कैसे होगा पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टेजेस। सो इट इज बीइंग कंसीडर्ड दैट इन द वर्ल्ड देयर आर 5 स्टेजेस विच आर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइम, यहाँ हम देखेंगे क्या, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द टोटल पॉपुलेशन। इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेज। ओके, सो इसको हटा रही हूँ मैं। इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इतना आपने बना लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइन। अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो ट्रांजिशन कैसे हुआ होगा, किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो चलती है। सबसे पहले होगा क्या, बर्थ एंड द डेथ रेट। देन आता है क्या, डेथ रेट। देन आता है क्या, द टोटल पॉपुलेशन। ओके, सो यू कैन सी कि हमने 3 डिफरेंट कलर के उससे हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब मैं एक बार लिख देती हूँ, ये जो येलो में आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये लाइन है क्या, टोटल पॉपुलेशन की। देन जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द डेथ रेट। जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है दिस इज द बर्थ रेट, ठीक है। ये जो है कंप्लीट आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेजेस हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसका ट्रांजिशन होता है।
अब अभी बनाने की कोशिश मत करिए, मैं आपको पहले याद करवाऊंगी, देन याद करने के बाद आपको बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना होगा। ओके, सो आई वाज सेइंग कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि हमारी 62.4% पॉपुलेशन है, जो कि 2036 एंड 2047 तक एस्टिमेशन है चलने वाली है। देन ये ओल्ड हो जाएगी, एंड जब ये ओल्ड हो जाएगी तो इट मीन्स कि यहाँ ट्रांजिशन आ जाएगा। तो वो किस तरीके से होता है, फाइन। सो अब हम बेसिक क्या करने वाले हैं, अब हम स्टेजेस वाइज चलने वाले हैं। पहले आप इसको अच्छे से समझोगे, देन मैं डिक्टेट करूँगी, देन आप लिखोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की, ठीक है। स्टेज 1 में अब आप मेजर देखिएगा, एक है यहाँ से, एक है यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए ये टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ से या बर्थ और डेथ रेट ज़्यादा है? बर्थ और डेथ रेट ज़्यादा है। सो इन द फर्स्ट स्टेज, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, जो कंट्रीज इसको फेस कर रही होती हैं उनको क्या क्या देखने को मिलता है, दैट देयर बर्थ रेट इज़ हाई एंड देयर डेथ रेट इज़ हाई। समटाइम्स बर्थ रेट हाई है, डेथ लो है, समटाइम्स बराबर है, समटाइम्स डेथ रेट हाई है, बर्थ रेट लो है, बट आस पास हैं वो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्थ भी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से अनसर्टेनिटी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टोटल पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, लो होती है एंड कांस्टेंट होती है, कंपैरेटिवली लो है एंड कांस्टेंट है। सो ये जो कंट्रीज फर्स्ट स्टेज में होती हैं, उन कंट्रीज को ये फीचर देखने को मिलता है दैट कि उनका डेथ एंड बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है एंड उनका जो टोटल पॉपुलेशन का लेवल है दैट इज़ वेरी लो। अब ऐसी कौन सी कंट्रीज होंगी जिनका, अब मुझे इतना बता दीजिए, आपको क्या, सपोज करिए यू वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, सपोज करिए इन इंडिया नाउ यू वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, तो क्या आप चाहोगे कि आपका बर्थ रेट लो हो जाए, चाहोगे, एंड हाई हो जाए? क्या ये आइडियल कंडीशन है? वाई? आप तो कम ही करना चाहते हो ना, आर पॉपुलेशन इज नहीं, डेथ जितने ज़्यादा मरेंगे उतना अच्छा है ना। अच्छा, मैं बोल रही हूँ आपका नंबर नहीं आएगा, आपकी फैमिली मेंबर का नंबर नहीं आएगा, फिर ज़्यादा मरे तो अच्छा है, दोनों में लेवल होना चाहिए। ओके, सो मतलब अब हम फिर करें क्या, हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो चुकी है, हम करें क्या? पकड़ पकड़ के जो लगता है कि नहीं ये धरती पे बोझ है उसको पकड़े और उसको मारे, हैं ऐसे करें? ओके, सो दैट इज बेसिकली नाउ वी हैव द रिप्लेसमेंट रेट 2.1, मीन्स जो नॉर्मली भी अभी इस टाइम पीरियड पे जो वुमेन है दे आर ओनली गिविंग बर्थ टू द 2 चाइल्ड विच इज़ बेसिकली रिप्लेसिंग द कपल, कि जब कपल का डेथ होगा दो 2 चाइल्ड दे आर रिप्लेसिंग, बट वो मार्जिन इतना बड़ा हो चुका है। अब हर कंट्री ये प्रेफर करती है एंड दे अज्यूम और दे बेसिकली वांट कि उनका चाहे बर्थ रेट हाई हो जाए, बट दे डू नॉट वांट दिस सिचुएशन कि उनका डेथ रेट हाई हो। वाई? बिकॉज इट शोज देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी लो, इट शोज देयर हेल्थ रिलेटेड इनएबिलिटी दैट दे कैन नॉट सेव देयर नॉर्मल पीपल, कि उनको वो सेव नहीं कर सकते अपने चाइल्ड को। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कंट्रीज जो अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रही हैं एंड दोज आर बेसिकली द पुअर कंट्रीज, दोज कंट्री दे आर इन द स्टेज 1। सो अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, सो एग्जाम्पल में व्हाट यू कैन राइट इज सोमालिया। ओके, सोमालिया बेसिकली क्या है, ये इट्स अ अफ्रीकन कंट्री एंड बेसिक क्या है कि यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी लो। सो अकॉर्डिंग टू अदर मीन्स जो बेसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं उनका मानना क्या है दैट ये जो सोमालिया है ये अभी फर्स्ट स्टेज में है, अब जैसे जैसे उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर होगा देन जो है वो नेक्स्ट स्टेजेस में आना स्टार्ट हो जाएंगी। हर एक कंट्री ने इन स्टेजेस को पार किया है, हर एक कंट्री ने। अब हम आ जाते
जाते हैं कहाँ, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में वी वुड फाउंड दैट कि जो आपका बर्थ रेट है इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, बट बहुत यू कैन से कि जो डिक्लाइन है वो डेथ के कंपैरेटिव वो ज़्यादा नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ द डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट के केस में इनका जो बेसिक यू कैन से कि जो डिक्लाइन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है एंड शार्प हो रहा होता है। वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द हेल्थ। अब डेथ रेट बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले फोकस उनका रहता है डेथ रेट को नॉर्मल करने का, कम करने का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का। सो नॉर्मल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि आपके नानी नाना के टाइम पीरियड में कि उस टाइम पे ज़्यादा चाइल्ड बियर करते थे जो कपल होते थे। दैट मतलब अगर मैं बताऊं हमारे एरिया में पड़ोस में जो एक लेडी है, मतलब वो अभी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, दादी की उम्र की होंगी, उनसे भी थोड़ी बड़ी। शी हैज़ 8 तो उनके सिर्फ लड़के हैं एंड उसके साथ उनकी 5 लड़कियां हैं, ठीक है। सो मीन्स 8 and 5 मीन्स 13। सो टोटल उनके पास 13 बच्चे हैं एंड वो 13 बच्चे मीन्स नॉर्मली अगर हम ऐसे पूछ रहे तो जस्ट मैंने पूछ लिया उनसे। सो शी सेड कि 13 नहीं थे, she had approx, then she was trying to remember कि कब कितने की डेथ हुई थी। So you would be amazed that around उन्होंने अपनी लाइफ में 21 चाइल्ड को बर्थ दिया था। So out of those 21 उनका जो सर्वाइवल रेट के बेसिस पे उनके 13 जो हैं वो बच पाए थे। So you can imagine, अगर नॉर्मल मैं आपको बोलूँ ना कि अभी एज ग्रुप के हिसाब से जो फर्टिलिटी का जो मार्जिन होता है, दैट फर्टिलिटी मार्जिन इज कि बेसिक अज्यूम किया जाता है दैट इन द 14 का जो एज होगा, 14 का एज से लेकर 45 का एज तक जो होता है दैट इज द फर्टिलिटी एज ऑफ द फीमेल। 14 टू फॉर द मेनार्की टू द मेनोपॉज वाला जो टाइम पीरियड होता है वहाँ तक। सो उस टाइम पीरियड में आप पाओगे दैट जो फर्स्ट उनका फर्स्ट जब बेसिक इफ देयर मंथली साइकिल इज स्टार्टिंग, सो जो फर्स्ट मंथली साइकिल होता है वो विदाउट ओवुलेशन होता है। अब वो क्या होता है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बोला जाता है कि 15 या 16 का एज ग्रुप में वो जो है शी इज़ रेडी टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम मार्जिन लगाए दैट कि 9 मंथ का एक एवरेज टाइम पीरियड होगा चाइल्ड का डिलीवरी का एंड 1 मंथ और लगा लेते हैं फॉर कि बॉडी अपने आप को हील करे, तो 10 मंथ का हम मार्जिन लगा लेते हैं। सो टोटल एक फीमेल की लाइफ के 31 ईयर फर्टाइल होते हैं, ठीक है। सो उनकी एज का 31 ईयर होता है फर्टाइल एंड उस 31 एज में वो जो फीमेल है उसका कैपेसिटी है दैट शी कैन गिव बर्थ टू द 37 चाइल्ड, कि वो 37 चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, वो उनका इन कैपेसिटी होता है। सो यू कैन से कि उन्होंने इजीली टच कर लिया है 21। इवन लास्ट बैच में मैं इसमें भी जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगी आपको बताऊंगी दैट देयर इज़ वन बेसिक एक कपल है एंड दे हैव अ टारगेट दैट दे शुड हैव 20 चिल्ड्रन। सो 20 चिल्ड्रन का उनका टारगेट है, 17 ऑलरेडी जो है वो अचीव कर चुके हैं एंड दे आर इन द प्रोसेस दैट 3 मोर चाइल्ड। सो 20 उनका है कि 20 चाइल्ड उनका होना चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि पॉपुलेशन बेसिक किस तरीके से। अब अगर नॉर्मल मैं आपको बताऊं, वो अभी मैंने रीज़न बताया दैट 21 कंप्लीट चाइल्ड को उन्होंने बर्थ दिया था एंड आउट ऑफ दोज 13 ही सर्वाइव कर पाए हैं। सो इन द अर्लियर टाइम पीरियड ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता था एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होती थी। इस वजह से उनको ये होता था जितने को बर्थ दिया है पता नहीं उतने में से कितने सर्वाइव कर पाएंगे, इस वजह से बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता था। बट जैसे जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, अवेयरनेस बढ़ती गई, तो जो है उनका डेथ रेट जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है, बर्थ रेट भी लो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्थ पहले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से टोटल पॉपुलेशन स्लोली राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, स्लोली राइज होना स्टार्ट हो जाता है।
अब अगर मैं बोलूं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सेकंड स्टेज में हैं, दोज आर द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वो कौन से स्टेज में है, वो सेकंड स्टेज में है। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। सो थर्ड स्टेज में अब आप पाओगे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट तो कम होते जा रहे हैं, बट ओवरऑल पॉपुलेशन हाई होता जा रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी इतने बर्थ हो चुके हैं। एंड अगर मैं इस टाइम पीरियड में भी बात करूँ ना, अभी भी वी कैन नॉट कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि 62% पॉपुलेशन जो कि इस टाइम यंग है, दे मस्ट बी हैविंग देयर चिल्ड्रन इन 2 to 3 to 5 ईयर के मार्जिन में उनके चाइल्ड भी होंगे, उनकी शादी भी होगी, उनके चाइल्ड भी होंगे। एवरेज भी वो अगर 1 और 2 चाइल्ड भी अगर बियर कर रहे हैं, बिकॉज 2 से ज़्यादा तो अब इस टाइम पीरियड पे दे आर नॉट गोइंग टू बियर, मार्जिन हम 1 का भी ले लें तो भी बहुत सारे बर्थ होने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यंग शादी करेंगे एंड देन दे विल हैव द चाइल्ड। सो मार्जिन क्या है कि बेस ही हमारा इतना बड़ा है, तो चाहे एक चाइल्ड भी बियर हो तो भी जो है हमारा टोटल पॉपुलेशन बढ़ जाने वाला है। इन द थर्ड स्टेज जब पॉपुलेशन बहुत शार्पली जो है राइज कर रही है, एंड अभी भी अब मैं आपको ये क्यों इंडिकेटर दे रही हूँ, अभी भी हमारे पास स्कोप है कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी राइज होगी ही। क्यों स्कोप है? क्योंकि बेस ही इतना ज़्यादा ब्रॉडन है। सो उसके कंपैरिजन में आप पाओगे दैट इंडिया इट लाइज इन दी थर्ड स्टेज। सो इंडिया जो है वो थर्ड स्टेज में लाई करता है। इंडिया के केस में क्या बोला जाता है दैट कि हमारा जो डेथ रेट है वो बहुत लो हो गया है इन कंपैरिजन टू द बर्थ रेट, बट बर्थ रेट वो भी आपका एवरेज फॉर्म में डिक्लाइन में गया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? पहला, लेट मैरिजेस। अभी जो एज है मैरिज का वो शिफ्ट होता जा रहा है ना। पहले क्या होता था, बिफोर 25 या 20s अर्ली 20s में शादी कर ली जाती थी। अब आप पाओगे कि या तो यू कैन से लेट 20s में शादी की जाती है या अर्ली 30s में शादी की जाती है। सो सीधी सी बात है, जब मैंने आपको बोला था 31 का उनका एज है फर्टाइल एज, सो शी इज़ नॉट गोइंग टू बियर द चाइल्ड इन दैट, वो कम हो जाएगा। सो उससे ओवरऑल फर्टिलिटी कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाती है। सो इस वजह से आप पाओगे कि इन दिस टाइम या इस सिनेरियो में क्या चल रहा है, IVF टेक्निक्स जो हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो इंडिया के केस में थर्ड, अब इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा बेसिक जो चाइल्ड अब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने कम चाइल्ड होंगे उतना ही वो कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मेंटेन रहेगा। सो उसके बेसिस पे भी जो है हम देख सकते हैं। वैसे ही अवेयरनेस अब इतनी बढ़ रही है, अब विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, विमेन क्या कर रही है, एम्प्लॉय हो रही है अभी। सो अगर विमेन एम्प्लॉयमेंट में है देन डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू पोस्टपोन देयर मैरिज और टू पोस्टपोन देयर चाइल्ड। सो वो भी जो है बड़ा फैक्टर रहा है। सो फॉर द थर्ड स्टेज वी कैन सी कि इंडिया जो है इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ स्टेज में आई डोंट थिंक मेरे को बताने की ज़रूरत है, दोज हु आर इन द थर्ड स्टेज उनके पास मार्जिन इतना है कि वो फोर्थ में पहुंच ही जाएंगे। और फोर्थ मीन्स व्हाट, कि उनका पॉपुलेशन जो है वो पीक पर पहुंच चुका है, और जो वो पीक पर पहुंच चुका है इट मीन्स अब पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है आना स्टार्ट हो ही जाएगा। सो जैसे एग्जाम, अब उसके पीछे कितने ही मेजर हो सकते हैं। यहाँ हम इन द फोर्थ स्टेज डालेंगे किसको, चाइना एंड USA। चाइना एंड USA। चाइना के केस में अब आप पाओगे ना अभी उनका पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो गया है, मीन्स पीक पे पहुंच चुका, अब तो गिरेगा ही। क्यों? क्योंकि चाइना में अब आप पाओगे कि ओल्ड एज पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, एंड ओल्ड एज दे कैन नॉट हैव द चाइल्ड। सो वो भी एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिफ्थ स्टेज। सो फिफ्थ स्टेज इज़ दैट टाइम पीरियड जहाँ पॉपुलेशन ओवरऑल गिरना ही स्टार्ट हो जाती है, डेथ रेट आपकी बढ़ जाती है। डेथ रेट अब क्यों बढ़ रही है, नॉट बिकॉज कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वीकन है, बट बिकॉज आपने वो अमृत थोड़ी पी रखा है कि आप जो है ओल्ड एज के हो जाओगे, आपकी डेथ ही नहीं होगी। अब ओल्ड एज के जो हो चुके हैं वही पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेथ भी तो ज़्यादा ही होगी। सो दैट्स वाई डेथ रेट जो है वो रेज होना स्टार्ट हो जाती है, नॉट ड्यू टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू दी अमृत नहीं मिला था, ठीक है, अमृत गिर गया था, सो उस वजह से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपका जो बर्थ रेट है वो कम हो जाएगा। उसका भी पीछे रीज़न क्या है, दैट
उनका ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। एग्जाम्पल एक बताएं तो मुझे, जापान एंड साउथ कोरिया इज ऑल्सो। सो हम लिखेंगे क्या, जापान। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देन अब आप इसको आराम से विजुअलाइज करिए किया क्या है हमने। फर्स्ट स्टेज में ये डिज़ाइन बनाया है, देन सेकंड और थर्ड में ये कवर किया है, एंड फोर्थ में वापस से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एंड देन आपका डेथ रेट ऊपर होगा, बर्थ रेट नीचे होगा। फोर्थ में पीक पे पहुंच जाना है, बाकी फर्स्ट में स्टेगनेंट रह के ऐसे पीक पे पहुंच जाना है। तो देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बट आराम से आप बना सकते हो। अब आप क्या करोगे, रफ में बनाओगे इसको, ठीक है, बिना देखे बनाओ रफ में, एक बार देखो सही बनता है कि नहीं बनता, एंड देन इसमें से देख के फेयर में बनाएंगे। चलिए ओके, वो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आगे आगे होने वाला है वो भी। अभी रफ में बनाओ बिना देखे। थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है। अच्छा बनाना है, और फेयर में ही बना दिया। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी सबरीन, हो गया। और गोबिंद दिखाओ, परफेक्ट, एक दो बारी में और परफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी आकाश, थोड़ा, और ये फेयर में बना दिया, रफ है, ठीक है। तो वो ऐसे नीचे ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। जैसे बचपन में नहीं बनाते थे आप, दिया दिया बनाना होता था तो मैम सिखाती थी कि उसकी लो ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। सो वो वाला सीन हो जाएगा, ओके। हाँ जी सबरीन, परफेक्ट, आपका तो सबसे अच्छा बना है। नहीं अभी रहते हैं, नहीं सबसे अच्छा सबरीन का बना है। नहीं सबरीन, टोटल पॉपुलेशन वाला लाइन नहीं सही से बना है। हाँ जी निशा, थोड़ी स्लो होगी, एंड देन चलिए अब आप इसको अपना फेयर में बना लीजिए, या आप घर जाके बना लेंगे आराम से। चलिए 2 मिनट लगेंगे तो बना लीजिए। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, मेरे में तो साफ दिखाई दे रही है। जैसे एक बार ये आप अपना नेटवर्क चेक करना। पाकिस्तान का एग्जाम्पल, ओके, पाकिस्तान अभी बोला जा रहा है दैट उनका डेथ रेट बहुत लाइक यू कैन से कि कैपेसिटी है उनके पास कि अभी उनका बर्थ रेट और डेथ रेट अभी और कम होगा। यहाँ हम ये देखते हैं कि उनका कैपेसिटी क्या पहुँच चुका है। इंडिया के केस में क्यों बोला जाता है थर्ड या फोर्थ में क्यों नहीं है, हम फोर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि हम पीक पे नहीं पहुँचे। सो इस वजह से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के पास अभी कैपेसिटी है दैट उनको हम वो और बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है इस वजह से। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, और सपोज करिए वो क्वेश्चन आता है आपका 15 मार्क का। सो इंट्रोडक्शन आपको प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगा।
देन इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, आप जाओगे बॉडी पार्ट में. बॉडी पार्ट में फर्स्ट यू आर गोइंग टू डिफाइन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड देन ट्रांजिशन डिफाइन करके एक लाइन में कि ट्रांजिशन क्या होता है, मीन्स कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब पॉपुलेशन जो है जाता है एंड इट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. सो ये ग्रोइंग मार्जिन होता है. देन आप ये डायग्राम बनाओगे. ये कितने पेज में आना चाहिए, 40% ऑफ द पेज स्पेस में आना चाहिए. ये बनाना ही बनाना है, स्किप नहीं कर सकते. आफ्टर दैट आप क्या करोगे, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 एंड उनको आप एक्सप्लेन करोगे एंड हर के बाद एक एग्जाम्पल डालोगे. एग्जाम्पल को अच्छे से मार्क करके डालोगे आप अच्छे से एंड देन आप डाल दोगे लास्ट में क्या, कंक्लूजन. सो कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन आपका रहेगा रिलेटेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट. सो देयर इज़ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो कि कौन निकालता है, UNFPA, यूएन पॉपुलेशन फंड बोलते हैं उसको, UNFPA. सो यूएन पॉपुलेशन फंड जो है ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है. इनका काम क्या होता है, पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो है मेजर्स को देखना होता है. सो एक यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है. वो अपना पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निकालते हैं. उन्होंने निकाला था कब, 2019 में. उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला, दैट इंडिया इज़ गोइंग टू सरपास दी चाइना बाय 2027. तब उन्होंने ये बोल दिया, ये बोल के वो चले गए. तो आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई, सब बोलते क्या होगा कैसे होगा ये सब कुछ. फिर क्या आ गया, फिर आ गया लॉकडाउन एंड देन लॉकडाउन ने सबकी जो भी उम्मीदें थी सबके ऊपर पानी फेर दिया. फिर 2020 में कोई प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट नहीं आया. क्यों, क्योंकि दे कैन नॉट कलेक्ट दी डेटा. 2021 में भी नहीं आया बिकॉज दे कैन नॉट कलेक्ट दी डेटा. अभी उन सब का कोई किसी को ध्यान ही नहीं था. रिपोर्ट कब आया, 2022 में. रिपोर्ट ने क्या बोला, दैट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन और जो भी लाइक सिनेरियो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू से, हम अपनी अर्लियर स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग नाउ दैट इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना बाय 2023. इंडिया ने बोला क्या, आपने ऐसे बोल दिया कि 2023 में हम करेंगे. इंडिया ने बोला आने तो दो 2023 को. नहीं, तो जनवरी आया, बस जस्ट हमने इधर 2022 था, हम एक स्टेप आगे गए 2023 में. जनवरी आते ही हमने बोल दिया दैट वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. सो हम क्या बन गए हैं अभी, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. परफेक्ट, ठीक है. 2027 in the report of the 2019 they said that we will surpass the China by 2027 and in 2022 they said कि 2023 में ही कर लोगे आप. एंड देन हम जनवरी में बस हमने हैप्पी न्यू ईयर किया ही एंड हैप्पी न्यू ईयर में क्या किया, दैट वी हैड सरपास द चाइना. हमने चाइना को जो है सरपास ही कर दिया. अब आप एक लिख लीजिए. अब हम क्या करेंगे, स्टेजेस लिखेंगे. सो लिखिए स्टेज 1 एंड देन शॉर्ट में थोड़ा सा उनका बारे में लिख के ख़त्म करेंगे. सो मैं आगे पीछे के वर्ड नहीं लिखवाऊंगी इन दिस स्टेज दैट दिस इज लो दिस इज हाई. जस्ट राइट पॉपुलेशन इज लो, पॉपुलेशन इज लो. पॉइंट वाइज लिखेंगे आप. नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन इज बैलेंस्ड ड्यू टू high death rate and high birth rate. लिखिए, this stage shows the time period of economic modernization. नेक्स्ट स्टेज, ओके एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल सोमालिया. नेक्स्ट लिखिए स्टेज 2. लिखिए population starts rising नेक्स्ट लिखिए इसी में
death rate started falling. Death rate started falling due to improved medical care, water supply and food security. Water supply and food security. एग्जाम्पल लिख दीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान. Okay, no one is better from the perspective of the why, because if you are in the first stage then it is inevitable that second, third, fourth, fifth आएगा ही. अभी आ जाए, थोड़े टाइम बाद आ जाए. Fifth stage is also not better. Why? Because we can see the negative consequences in the Japan and the South Korea. The fourth one is also not better. Why? Because we can see that China and USA. China का population is now going to enter into the fifth stage, जो कि better नहीं है. So no one is the better or the ideal stage. Third, India third में है. We are also facing the negative consequences. So no one is better. ठीक है. And पाकिस्तान का तो कहना ही क्या. साइकिल, इट्स अ काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये है. बट हाँ, इन केस ऑफ द फिफ्थ स्टेज एक फियर रहता है. ठीक है. फियर क्यों रहता है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पॉपुलेशन ओल्ड एज है, बट मेजर चंक ओल्ड एज है, तो वो मेजर चंक चेंज होने में टाइम लग जाएगा. सो वो हाँ, ये भी रहता है. एंड जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो मीन्स दे कैन नॉट फॉर्म मोर पॉलिसीज, दोज काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव वर्क नहीं कर सकते. जापान का ये होगा दैट ओल्ड एज का डेथ हो जाएगा, एंड देन जो नॉर्मल एज ग्रुप है, फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करूं, उसी से आप समझोगे 62.5% पॉपुलेशन है जो कि है हमारी ओल्ड एज, सॉरी यंग पॉपुलेशन. देन 30% पॉपुलेशन है हमारी जो 0 से 14 के बीच में है, एंड 8% पॉपुलेशन है हमारी जो कि हमारी है ओल्ड एज अबव 60. ठीक है, ये मार्जिन समझ में आया. सो 8% पॉपुलेशन हमारी ओल्ड एज है इस टाइम पे, उनकी डेथ हो रही होगी. अब ये 30% की जो पॉपुलेशन है, अगर 62.5% पॉपुलेशन जाएगी ओल्ड वाले में, तो ये 30 वाली आएगी 15 to 59 के ग्रुप में. समझ रहे हो? और ये कंप्लीट 30 नहीं आएगी, थोड़ा सा मार्जिन इधर उधर रहेगा, 62 में से भी कुछ इधर रहेगा. तो इट मीन्स हमारा होल्ड ऑन है कि 30% पॉपुलेशन तो हमें बचा सकती है. मीन्स दे मस्ट बी हैविंग द चाइल्ड. मेजर पॉपुलेशन की डेथ हो रही होगी, पर बर्थ रेट भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही खतरे में है. सो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही हो चुकी है ओल्ड, बट मेजर हो चुकी है. इस वजह से बर्थ रेट कम हो रहा होगा, डेथ ज़्यादा हो रही होगी. सो ये एक जो है इसका आप समझ सकते हो उसको उसी तरीके से. सो ऐसा नहीं है जापान में. अब जापान क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है. जापान में और इवन साउथ कोरिया में एक और जो लाइक कई आर्टिकल पढ़े थे मैंने, देन उसमें व्हाट दे वर सेइंग कि ये चीज़ इंडिया में भी उन्होंने फील करी है, फेस करी है इन द अर्बन सिटीज़, दैट कि जो कपल्स है ना, they are not they are not willing to have the child. They are basically willing to have one pet animal, and they are considering those pet animal as their child. And वो उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, now they are not even thinking about having the child. So वो पेट को ही कंसीडर करते हैं चाइल्ड की तरह, एंड वही उसको ही. साउथ कोरिया में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है दैट वहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है, या तो वो प्रेफर कर रहे हैं सिंगल रहना, या फिर अगर वो मैरिज भी कर रहे हैं, देन ऑल्सो दे आर नॉट हैविंग द चाइल्ड. सो वहाँ ये पॉलिसीज चल रही है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर है, इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मीन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बोल रही है प्राइवेट को भी कि अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ आपको वर्किंग आवर कम करना है, एंड आपको इनको पैकेज देने हैं कि ये घूमने जाए. एंड इवन वहाँ ये भी बोला जा रहा है दैट उनमें वो लाइक वो इमोशंस
एमर्ज करने के लिए भी द काइंड ऑफ कंटेंट भी उसी तरीके का बनाना चाहिए. सो दैट व्हाट दे आर डूइंग. सो बोला जा रहा है कि इंडिया में भी अर्बन सिटीज़ में ये देखने को मिल रहा है. इवन यू वुड फाउंड इन द दिल्ली में भी आप देख सकते हो, मुंबई में भी आपको देखने को मिलता है कि वो अपने पेट को इस तरीके से रखते हैं दैट की चाइल्ड हो. और अगर आपने उनके पेट को कुत्ता बोल दिया तो आप देखिए आपका क्या हो सकता है. इन द स्वीडन ऑल्सो. हाँ, बट वो क्या है ना, वो छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, इतना उनका माना नहीं जाता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. सो थर्ड आपने लिख दिया है. ओके, सो थर्ड लिख दीजिए. चलिए, जैसे स्टेज 2 में आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान लिख दिया. देन ओके, स्टेज 3. ओके, स्टेज 3 हम बेसिक चलिए कल करते हैं. ये अभी हमारा टाइम भी हो चुका है. उससे पहले मैं एक और बात बता देती हूँ आपको, लाइक कि काफ़ी सारे सोर्सेज जो कि ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनको कंपाइल करके मैं आपके नोट्स बना के देती हूँ. सो आपको किसी भी और सोर्स पे, किसी भी और शॉप पे कहीं और भी भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एंड बाकी सबसे आपको ज़्यादा ही मिलेगा. तो सिर्फ आपको प्रिंटेड नोट्स, डिक्टेटेड नोट्स घर जाके पढ़ने हैं एंड देन उसी पोर्शन का प्रिंटेड नोट्स पढ़ना है एंड देन आके आंसर राइटिंग करनी है. इसके अलावा आपको कहीं कुछ और सोचने, करने, देखने की ज़रूरत ही नहीं है. आप आँख मूंद के बिलीव करके चल सकते हो. ठीक है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाकी फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे यहीं पर. ओके. दूसरी यूनिट, हाँ, तो वो ऐसे नहीं लगता कि आप एक ही चीज़ को पढ़े जा रहे हो. कम्प्लीटली ऐसे होता है कि नेक्स्ट यूनिट ज़रूरी नहीं है कि पहले वाली समझ आई थी तभी ये समझ में आएगी. वो कम्प्लीटली जो है अलग हो जाता है. ओके. हाँ जी, हाँ जी. थैंक यू अनिल, थैंक यू जशनदीप, थैंक यू सो मच.